हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोल्स का एसटीपी कंडीशन के साथ क्या रिलेशन होता है। देखो, इस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने मोल्स के बारे में बहुत बातें कर ली हैं और आपको पहले से बता देता हूं मैं कि मोल फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अभी क्लास 11 में आए हैं या फिर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन अपने लिए स्टार्ट करी है, चाहे जेई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो, आपको एक बात याद रखनी है, फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लेवल पर हर टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो इस टॉपिक पे कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिकल मोल कॉन्सेप्ट के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहां आई बटन पे मैं लिंक कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आप पहले मोल के उन सारे बेसिक फंडामेंटल पे कमांड कर लो। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन सारे वीडियोस के अंदर मैंने मोल को ना बहुत ही कम कोशिश करी है फॉर्मूले से रिलेट करूं, ज्यादा से ज्यादा जो उसके बेसिक फंडामेंटल आइडिया है उनकी हेल्प से इसको रिलेट करने की कोशिश करी है, ताकि आप सिर्फ फॉर्मुलों के बेसिस पर काम ना करो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्मुलों के बेसिस पर मोल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मोल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मोल के न्यूमेरिकल्स आपको इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप फॉर्मुलों से उनका सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन फंडामेंटल आइडिया मोल का अंडरस्टैंड नहीं करते हो। लेट मी टेल यू, अगर आपको मोल का फंडामेंटल आइडिया क्लियर है, आपको यूनिटरी मेथड आता है, तो आप मोल के किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली फॉर्मूले हमारा टाइम जरूर सेव करते हैं, पर ये टाइम सेविंग तब करनी है जब कॉन्सेप्ट आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम पढ़ के सॉल्व कैसे करोगे, टाइम सेव कहां से होगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए उन सारे फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए मैंने ये सारे लेक्चर्स इस तरह से बनाए हैं कि आपको मोल एकदम फंडामेंटल लेवल से समझ में आए। तो अगर आपको मोल अच्छे से आता है तो आपका अपना आज का लेक्चर आप कंटिन्यू करो और इसके बारे में पढ़ना शुरू करो। बट अगर मोल के बारे में कम इंफॉर्मेशन है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर पहले वो सारी वीडियो देखिए। अच्छा, इनफ ऑफ द प्रमोशन। अब सीधे देखो मेरे भाई, आगे बात करते हैं कि मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या रिलेशन है एसटीपी कंडीशन के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, तो एक बार फटाफट क्विकली हम लोग मोल को रिकॉल कर लेते हैं कि मोल दरअसल में क्या चीज होता है। तो हम लोगों ने ये बात अब तक अच्छे से स्टैब्लिश कर ली है कि मोल दरअसल में एक एसआई यूनिट है जो कि दरअसल में मेजर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए तो हमारे पास किलोग्राम नहीं है एसआई यूनिट में अगर बात करें। ठीक है, तो हम यहां पर एक नई यूनिट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दरअसल में मोल जब अमाउंट को मेजर करता है तो उसके मास के अकॉर्डिंग नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग करता है। तो दरअसल में मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर, उस चीज के कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं। और 1 मोल में किसी भी चीज के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। हम चाहें तो इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ 6.02 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। और ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इट कुड बी एनी पार्टिकल। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा एवोगाड्रो एक बहुत ही गजब के केमिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे बोला गया है एवोगाड्रोस नंबर। और इससे आपको यह समझना है कि आपके पास 1 मोल किसी भी चीज के हो, किसी भी चीज के अगर आपके पास 1 मोल है मेरे बच्चे, तो आपके पास उस चीज के 1 मोल ऑफ एनीथिंग अगर आपके पास है तो उसके आपके पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे मेरे बच्चे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज 1 डजन हो तो उसके 12 यूनिट होते हैं आपके पास। अगर ऐसे आपके पास 1 डजन पेन है तो ऐसे 12 पेन है अगर आपके पास। अगर आपके पास 1 डजन एप्पल है तो आपके पास 12 एप्पल्स है। अगर आपके पास 1 डजन लेट्स से टेलीफोन है तो आपके पास 12 फोन्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी चीज 1 मोल है तो आपके पास उस चीज के इतने पार्टिकल्स हैं या इतनी यूनिट्स हैं। पर ये यूनिट इतनी बड़ी है ना कि ये नॉर्मल चीजों के साथ कोरिलेट नहीं होती। आप जाकर किसी भी सब्जी वाले से ये नहीं कहोगे, किसी भी फ्रूट वाले भैया से ये नहीं कहोगे कि भैया मेरे को 1 मोल एप्पल दे दो। ठीक है, इतने एप्पल उनके पास होंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये क्योंकि मोल एक बहुत बड़े नंबर के साथ जुड़ा है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल साइंस के अंदर होता है, खासतौर पे केमिस्ट्री में, एंड इधर उधर कभी कभी फिजिक्स के अंदर भी होता है। अब ये वाली बात अगर हम समझ गए हैं तो देखो, एक सिचुएशन आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने एक सैंपल लिया है मेरे बच्चे। इस सैंपल में ना बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हर अलग अलग चीजों का मैंने 1 मोल लिया है। जैसे ये मेरे पास 1 मोल वाटर है, ये मेरे पास 1 मोल सल्फर है, ये मेरे पास 1 मोल शुगर है, ये मेरे पास 1 मोल मरकरी है, ये मेरे पास 1 मोल कॉपर के ग्रैनुअल्स हैं छोटे छोटे।
मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये हर चीज मेरे पास 1 मोल है, लेकिन इन सब चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो का कॉमन है और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप ये बात अंडरस्टैंड कर ले गए तो ट्रस्ट मी, मोल को अंडरस्टैंड करना मेरे बच्चे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये बात समझ गए। अगर आपके पास 1 मोल सल्फर दिया हुआ है ना, जो इतना सारा दिख रहा है, इन सब में अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है 1 मोल सल्फर। अगर हमें 1 मोल सल्फर दे रखा है मेरे बच्चे, तो 1 मोल सल्फर का मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर पार्टिकल्स हैं। ठीक, ऐसे अगर हमें 1 मोल शुगर दे रखा है तो 1 मोल शुगर का मतलब क्या है, हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 शुगर पार्टिकल्स है या शुगर मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, पार्टिकल का मतलब मेरे बच्चे ये मत समझना ये छोटे छोटे जो हमें ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं ये 6.02 इंटू 10⁻23 है, नहीं 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 नहीं। एक छोटे से शुगर के ग्रैनुअल में भी ना बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज से विजिबल ही नहीं है मेरे बच्चे। तो ये ना एक छोटा सा ग्रैनुअल भी अगर आप शुगर का उठाओगे उसमें बहुत सारे शुगर के पार्टिकल होंगे। तो गलती से ऐसा मत सोचने लगना कि यहां पर हम ग्रैनुअल्स के बारे में बात करें, नहीं, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अगर हमारे पास 1 मोल मरकरी है तो हमारे पास मरकरी दरअसल में एक तरह का एलिमेंट है मेरे बच्चे। तो आपके पास यहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे मरकरी के। मरकरी का सिंबल Hg होता है। ऐसे अगर हमारे पास 1 मोल कॉपर है तो 1 मोल कॉपर का मतलब होता है यहां पर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे कॉपर के। और ऐसे मेरे पास 1 मोल अगर वाटर है मेरे बच्चे तो मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वाटर के। क्या मेरे बच्चे मेरी बात क्लियर हो रही है? आप नोटिस करो हर चीज मेरे पास 1 मोल है और क्लियरली हम ये बात देख सकते हैं 1 मोल सल्फर में बहुत ज्यादा सल्फर है एज कंपेयर टू 1 मोल कॉपर या 1 मोल मरकरी, और 1 मोल वाटर से तो बहुत ज्यादा है। ऐसे ही शुगर भी अगर कंपेरेटिवली बात करें तो मरकरी कॉपर और गोल्ड से तो ज्यादा है, कॉपर मरकरी कॉपर और वाटर से तो ज्यादा है लेकिन सल्फर से थोड़ी सी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हो ऐसा क्यों कम है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज ज्यादा है कोई चीज कम है पर नंबर तो सबके सेम है, तो आप ऐसे सोचो कि यार अगर आपके पास 1 मोल एप्पल है तो ना आप उन्हें एक थैली में भर के अपने हाथ में पकड़ सकते हो। पर 1 मोल कह रहा हूं मैं, 1 डजन। मान लो अगर आपके पास 1 डजन एप्पल है तो मतलब कितने, 12 एप्पल हुए। 12 एप्पल को एक थैले में भर के आप अपने हाथ में बड़े आराम से पकड़ सकते हो। पर जरा इसका उल्टा सोचो, अगर आपके पास 1 डजन एलिफेंट है, यार 1 डजन एलिफेंट में भी तो 12 ही एलिफेंट आएंगे, लेकिन क्या आप उन्हें थैली में रख के, ठीक है, रियल एलिफेंट, ये नहीं कि आपने टॉय वाले ले लिए, रियल एलिफेंट्स, अगर आपके पास 1 डजन रियल एलिफेंट्स है तो आपके पास 12 एलिफेंट है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि उन्हें थैले में रख के हाथ में पकड़ पाओगे? नहीं। दोनों केस में नंबर दोनों के क्या थे, बराबर, 1 डजन एप्पल और 1 डजन एलिफेंट। पर एक चीज थैले में आ जा रही है, एक चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज जिस सिंगल यूनिट से बनी है ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एप्पल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो 1 डजन एप्पल बड़े आराम से थैले में आ गए, एलिफेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं इसीलिए 1 डजन एलिफेंट्स आपके थैले में नहीं आ सकते। सिमिलर लॉजिक से मेरे बच्चे यहां पर इन सबके पार्टिकल का नंबर तो सेम है लेकिन इनके अमाउंट में यानी इनके क्वांटिटी में क्यों डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि सल्फर के पार्टिकल हो सकता है शुगर से बड़े हो, वाटर से बड़े हो, कॉपर से बड़े हो और मरकरी से बड़े हो, और हो सकता है लेस डेंस हो, इसीलिए ये ज्यादा हमें फैला फैला दिख रहा है। ठीक है, उसी का उल्टा हो सकता है वाटर का जो एक पार्टिकल है एज कंपेयर टू मरकरी, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, शुगर, ये क्या हो, बहुत छोटा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्पल एलिफेंट के कंपैरिजन में छोटा था। तो इसीलिए ये बहुत कम क्वांटिटी भी क्या हो गई, 1 मोल हो गई। जैसे मतलब 12 एप्पल्स अगर आपने लिए थे तो बहुत अमाउंट में हल्के थे वो, ठीक है, लेकिन तब भी वो 1 डजन तो बना ही रहे थे ना। तो यहां पर ये बात समझनी है कि यहां पर हमें मतलब रखना होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जब रिएक्शंस होती है ना तो यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मास का कैलकुलेशन करने की बजाय धीरे धीरे मोल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो गए हैं केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मोल्स के में ही कैलकुलेशन करते हैं, मास में भी करते हैं, क्योंकि मास को मेजर करना बड़ा आसान है। आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, दरअसल में अगर आप इस सल्फर का मास निकालना चाहते हो कि ये कितना हमें गिवन है,
ठीक है, 342 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसे उठाकर बस एक वेइंग स्केल पर रख दो, आपको उसका मास मिल जाएगा। यानी हमारे पास ऐसी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से सब्सटेंसेस के मासेस को कैलकुलेट करा जा सकता है। पर मेरे बच्चे, हमारे पास आज तक ऐसी कोई डिवाइस हम नहीं बना पाए हैं जो किसी सब्सटेंस के मोल्स का कैलकुलेशन कर पाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डिवाइस के ऊपर बस एक सब्सटेंस को रख दो और वो उसके मोल्स बता दे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, अभी तक हमने ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बनाई है मेरे बच्चे। ठीक है, तो कैलकुलेशन मास का करना बड़ा आसान है, मास को कैलकुलेट करना, उसको मेजर करना बड़ा आसान है, लेकिन मोल्स ज्यादा कन्वीनियंट है, तो हम लोग ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मास से मोल्स निकालते हैं। और उसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप जरूर प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लीजिए, आई बटन पे लिंक होगा, कि अगर आपको किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है उस सब्सटेंस का मास, जो कि आपको स्ट्रिक्टली मेरे बच्चे ग्राम में लेना होता है, डिवाइडेड बाई उस सब्सटेंस का मोलर मास। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है मोटा मोटी तौर पे जो मैं आपको ज्ञान की बात देना चाह रहा था वो ये कि आप अपने दिमाग में एक अच्छे से आइडिया इंप्लांट करो कि 1 मोल अलग अलग चीजों के अगर होंगे तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन उनका जो अमाउंट है, उनका जो मास है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो चीजें अलग अलग साइज की हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटी कंटेन कर सकती है अपने अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 डजन एप्पल और 1 डजन एलिफेंट्स में नंबर तो बराबर हैं, लेकिन दोनों के मासेस में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बने ही अलग अलग साइज के हैं। और ऐसे ही ना हर मॉलिक्यूल, हर एटम डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज का बना होता है, और इसी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने पर भी, यानी नंबर ऑफ मोल सेम होने पर भी, उनके क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, उनका अमाउंट केजी में, ग्राम में अलग अलग हो सकता है। ये बात अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से इंप्लांट कर ले जाओगे, ट्रस्ट मी, आप बड़े आराम से मोल का आइडिया समझने लगोगे कि बिल्कुल मोल वही काम करना है जो आप जूनियर क्लासेस में करते थे डजन को कैलकुलेट करने में। आपको 4th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा ना यूनिटरी मेथड की हेल्प से, कैसे अमाउंट से, मतलब किसी भी सब्सटेंस के मास से डजन और उसके नंबर से डजन वगैरह निकाला जाता है। यही काम मेरे बच्चे यहां पर आपको करना होता है। पर ये सब बातें ना हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करी है, लिटरली डिटेल में कवर करी है। तो मेरी एडवाइस है मेरे बच्चे, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो जरूर देख लेना। और देखो अभी मतलब लेक्चर के बीच में बोल रहा हूं कि अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे, अपडेट आप लगातार होते रहें। और हम तक अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम तक रीच आउट करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं, और साथ ही साथ हमारे फोन नंबर्स भी दे रखे हैं, ताकि अगर आपको कोई भी अपनी प्रिपरेशन में लेकर इशू है तो आप हमारे साथ बिल्कुल फ्रीली कनेक्ट हो सके। चलो फिलहाल आगे बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। एसटीपी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशन ही वो पर्टिकुलर कंडीशन है जिसकी हेल्प से हम लोग गैस के नंबर ऑफ मोल्स का उसके वॉल्यूम के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। अच्छा, एसटीपी कंडीशन की कहानी ये है मेरे बच्चे कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, और ये आर्टिकल पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार ये डेटा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, और नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे बच्चे तो पक्का बहुत ज्यादा करेगा। कहानी क्या है, कहानी सुन लेते हैं। दरअसल में आईयूपीएससी ने एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आईयूपीएससी ने 1982 में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। पहले डेफिनेशन क्या थी 1982 से पहले क्या थी? 1982 से पहले एसटीपी की कंडीशन में टेम्परेचर डिफाइन करा जाता था 273.15 केल्विन, या जिसे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। और जो प्रेशर लिया गया था वो एग्जैक्टली 1 एटीएम लिया था, जो कि 101.3 किलो पास्कल होता है। ये 1982 के पहले था। ठीक, फिर 1982 के दौरान 1982 उसके बाद एसटीपी की कंडीशन में टेम्परेचर तो वही है अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, लेकिन अब जो प्रेशर है मेरे बच्चे वो 1 बार लिया गया है, जिसे हम 10⁵ पास्कल बोलते हैं। हालांकि 1 बार और 1 एटीएम लगभग बराबर ही होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, पर बार एक एक्चुअल में छोटी यूनिट होती है एटीएम के कंपैरिजन में। देखो 1 बार में 10⁵ पास्कल है भाई, आप नोटिस करो इस 101 को आप चाहो तो 100 भी लिख सकते हो ना, और ये किलो पास्कल है। ठीक है, तो मेरे बच्चे नोटिस करना
1 एटीएम में 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल है, क्योंकि किलो को मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो 10⁻³। किलो से अगर पास्कल में जाना है तो आप 10⁻³ उसकी जगह पे लिख देते हो। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, किलो वर्ड हटाओ 10⁻³ लगा दो। तो इसी तरह से 1 एटीएम में 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप चाहो तो 101 को राउंड ऑफ करके 100 लिख सकते हो। 100 अगर आपने यहां पे लिखा, यानी यहां पर अगर आपने इसको 100 लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 को आप बोल सकते हो 10⁻², और ये वैल्यू कितनी आएगी 10⁻5 ही तो आ रही है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली 10⁻5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने 101 को राउंड ऑफ करा है 100 की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू तो 100 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसीलिए एटीएम थोड़ा सा ज्यादा आता है बार से, पर लगभग मोटा माटी तौर पर बराबर है, लेकिन एक्चुअल क्रूड डेफिनेशन तो यही है मेरे बच्चे। तो एसटीपी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है एसटीपी का फुल फॉर्म, और इसका मतलब होता है कि किसी भी गैस को हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे रखा हुआ है। अब एसटीपी कंडीशन पर सुना, एक गैस अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पे, पर अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दें तो अब गैस का वॉल्यूम सिर्फ उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जितना कम अमाउंट होगा उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मेरी बात सुनना, मैंने क्या बात बोली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया मैंने बोला है जो हो सकता है आपने मिस कर दिया हो। तो अभी कुछ टाइम के लिए अपनी आंख, कान और दिमाग का आपस में बहुत सही कनेक्शन में डालो, और कान, आंख और दिमाग तीनों चीजें खोलकर ये बात सुनो मेरे भाई। मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारा किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है मेरे बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के या अमाउंट ऑफ गैस के। अच्छा देखो, मोल्स वर्ड जब भी आपके सामने आए तो मेरे बच्चे अपने दिमाग में एक इमेज बनाना कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में काम कर रहे हो, ठीक है। इस नंबर ऑफ पार्टिकल का मास के साथ रिलेशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग मास की चीजों के सेम भी हो सकते हैं। तो यहां पर मास का लेना देना नहीं है गैस के वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का लेना देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें दे रखे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पर अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और सेम प्रोपोर्शन में घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मोल्स को अगर तुमने डबल कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मोल्स को तुमने हाफ कर दिया तो वॉल्यूम हाफ आ जाएगा, मोल्स को अगर तुमने 4 गुना कर दिया यानी क्वाड्रपल कर दिया तो वॉल्यूम भी क्वाड्रपल हो जाएगा, मोल्स को 1/4 करा तो वॉल्यूम भी 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये सारी कहानी मेरे बच्चे कब होगी? सुनना ध्यान से ये बात, ये एक कंडीशन के साथ आती है ये बात, और कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी बात का फायदा उठाकर हमने दरअसल में वॉल्यूम ऑफ गैस को डिफाइन करा एसटीपी पर। सुनना मेरे बच्चे, एसटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर तो फिक्स हो गया। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया। प्रेशर हमारा हो गया 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या भी बोल सकते हैं? 273.15 केल्विन में बोल सकते हैं। तो एसटीपी कंडीशन पर अगर हम अलग अलग गैसेस लें और इन गैसेस के मोल सेम ले लें, आप एक बात रियलाइज करो, एसटीपी कंडीशन पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हो गया, अगर हम इन सारे गैसेस अलग अलग गैसेस ले ले, कभी ऑक्सीजन ले ले, कभी अमोनिया ले ले, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कभी हाइड्रोजन ले ले, अलग अलग गैसेस अगर ले ले, तो अलग अलग गैसेस के अगर नंबर ऑफ मोल्स मैंने फिक्स कर दिए तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पे। गैस कौन से इस्तेमाल कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने गैस अलग अलग ली पर फिर भी आपने क्या करे, उनके नंबर ऑफ मोल सेम ले लिए, तो वॉल्यूम भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये बात कान से होते हुए दिमाग के अंदर जा रही है? मैं वो कर रहा हूं ऐसे जा रहा होगा, पक्की बात है। तो सुनो, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या लिया, एसटीपी कंडीशन पर अलग अलग गैसेस ली, आपने एक बार हाइड्रोजन ली, एक बार ऑक्सीजन ली, एक बार नाइट्रोजन ली, पर सबके मोल सेम लिए, 1 मोल हाइड्रोजन ली, 1 मोल ऑक्सीजन ली, 1 मोल नाइट्रोजन ली। तो मेरे बच्चे 1 मोल का मतलब क्या है? यहां पर अगर आपने मेरे प्यारे बच्चे 1 मोल हाइड्रोजन लिए तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर आपने 1 मोल ऑक्सीजन ली
तो आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के। सिमिलरली अगर आपने नाइट्रोजन ली तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के। तो आप ना मोल को एक्चुअल में इस नंबर के साथ मत देखा करो, ये तो आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, ये बात समझो। आपको ये सोचना है 1 मोल में इतनी चीज इतने पार्टिकल्स होंगे, यानी बहुत सारे हैं पर तीनों में सेम है, लेकिन आप तीनों के अमाउंट अलग अलग होगा। हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसके इतने पार्टिकल का मास ना बहुत कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इन सब में सबसे भारी है, इसका मास सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन इन दोनों से मतलब ऑक्सीजन से हल्की है बट हाइड्रोजन से भारी है, ठीक है। तो इनके मासेस अलग अलग होंगे पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो इन सबका जो वॉल्यूम आएगा ये कांस्टेंट आएगा। यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो हर गैस का वॉल्यूम सेम आता है और ये आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या जैसे हम लोग बोलते हैं लीटर भी, डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो दोनों का मतलब सेम है। यानी इन शॉर्ट एसटीपी कंडीशन पर कोई भी गैस का 1 मोल दरअसल में 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इसी बात को ये स्टेटमेंट की तरह बोला जाता है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं ये आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 2000 रुपए का नोट है। अब ये सारे नोट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, संभाल संभाल के रखते रहिएगा, जरूरत आने पर इन्हें खर्च करिएगा। 2000 रुपए का नोट क्या है कि अगर एसटीपी कंडीशन पे आप काम कर रहे हो तो कोई भी गैस आप ले लो, चाहे अलग अलग गैसेस ले सकते हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है, कोई और गैस ले सकते हो आप, मीथेन वगैरह वगैरह वगैरह। इन सारे गैसेस के जो 1 मोल सब्सटेंस अगर आपने ले ली इस गैस के तो उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो जाएगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 22.4 लीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं एट एसटीपी कंडीशन, कलर एक मिनट चेंज कर लेते हैं मेरे बच्चे, तो हम लोग बोल सकते हैं एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस will have 22.4 लीटर या 22,400 ml वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअल में एसटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, फिक्स हो गया भाई। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप 273 केल्विन ले सकते हो, लिखने को आप 273.15 भी ले सकते हो, 0.15 को कई बार हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं। और प्रेशर मेरे बच्चे 1 बार या फिर 10⁵ पास कर ले सकते हो आप, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अगर हमारे पास कोई भी चीज का 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम या 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम। तो एक बात समझना, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यानी अगर हमने 1 मोल की बजाय 2 मोल गैस कर दी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। जैसे आप यहां देख सकते हो हमारे पास गैस के 1 मोल दे रखे हैं, एसटीपी कंडीशन पर है तो उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 22.4 लीटर। पर मेरे बच्चे अगर हमने इसमें ऐड कर दी गैस और मोल्स कर दिए डबल तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। ये पिस्टन अपने आप ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस का एसटीपी कंडीशन पे एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना एट एसटीपी कंडीशन जो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। और जब मेरे बच्चे आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो ना, ठीक है, तो बेसिकली में प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर आ जाता है 22.4। यही चीज वो कांस्टेंट है इनटू, आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से नोट करते हैं, एन मोल्स ऑफ गैस। तो यानी मोल्स ऑफ गैस का एक फॉर्मूला आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब एसटीपी पर हुआ, अपॉन 22.4 लीटर। और ये फॉर्मूला मेरे बच्चे तभी फॉलो कर रहे हैं अगर वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में गिवन हो। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर मिलीलीटर में होगा तो आपको यहां पर इस लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज करना होगा ताकि यूनिट सेम रहे, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ क्या रिलेशन है एसटीपी कंडीशन पे, ये आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। और मोटा मोटी तौर पे ये एक्चुअल में आपको कोर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि यार अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। वो गैस के टाइप पे डिपेंड नहीं कर रहा कि गैस आप कौन से ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, अमोनिया ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, मीथेन ले रहे हो, ठीक है। वो गैस के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तब तक उन गैसेस का सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटी तौर पे मेरे बच्चे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि एट एसटीपी मेरे प्यारे बच्चों मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, अगर ये हमें लीटर में दे रखा है, अपॉन 22.4 लीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर। तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे, या फिर मेरे बच्चे आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे कि मोल्स ऑफ गैस अगर दे रखे हैं या मोल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ रिलेशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आप मेरे बच्चे एसटीपी पे ले रहे हो लेकिन आपको ये वॉल्यूम एमएल में दे रखा है, तो मेरे बच्चे यहीं पर तुरंत क्विक एक चेंज करना, 22,400 ले लेना डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाएंगे, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। अच्छा देखो, फंडामेंटल तो मैंने बताया है, बट अब सवाल ये आता है फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। फंडामेंटल दरअसल में सबसे पहले समझना जरूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाए। फॉर्मूले इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम बहुत बचाते हैं, और हम जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एग्जाम्स में टाइम भी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है हमारी सक्सेस के लिए। इसीलिए जहां जहां टाइम बचाने का मौका मिले हम वहां वहां टाइम बचाएंगे, ठीक है। चलो, अब सुना, इन दोनों ही फॉर्मुलों में मेरे बच्चे दो चीजें आपस में कोरिलेट हो रही हैं। एक तो मोल्स ऑफ गैस जो एसटीपी पर हमें निकालने हैं या हमें दिए होंगे, और वॉल्यूम ऑफ गैस जो एसटीपी पर हमें निकालना है या दिया होगा। दो चीजें अगर कोरिलेट हो रही हैं तो अगर कोई भी एक चीज पता है तो दूसरी आप निकाल सकते हो। पर कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये नहीं याद रखते कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक कंडीशन के अंदर वैलिड है, और वो कंडीशन है कि एसटीपी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टेम्परेचर और वॉल्यूम आपका एसटीपी के, टेम्परेचर और प्रेशर आपको एसटीपी के अलोंग ही लेना है, एसटीपी वाला ही लेना है, तभी आप ये फॉर्मूले फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरी बातें समझ में आई हैं तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस हम लोग जरूर ट्राई करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि इस कॉन्सेप्ट पे हमारा कमांड कितना हुआ है मेरे बच्चे। तो क्वेश्चन सबसे पहला सबसे आसान सा पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2 एट एसटीपी। हमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि हमें एक अमाउंट गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, मास ऑफ CO2 हमें दे रखा है 4.4 ग्राम, और मेरी प्यारी जनता हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड मोल्स ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस, और टू बी मोर स्पेसिफिक गैस तो यहां CO2 है, एट एसटीपी। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ गैस तभी निकाल सकते हो अगर मोल्स पता हो, तो यानी यहां पर हमें मोल्स निकालने, और मोल्स निकालने के लिए आपको मास गिवन है, ठीक है। तो मेरी प्यारी जनता, हम अगर इसका सोल्यूशन करने आए तो सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें दे रखा है 4.4। मोलर मास के बारे में प्यारे प्यारे बच्चों अगर बात करें तो एक कार्बन का मास हो गया 12, दो ऑक्सीजन का मास हो गया 32, तो 32 प्लस 12 44 आ जाएगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे उन्हें तो अब तक याद हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास, मोलर मास 44 आता है, 44 से 44 कैंसिल, ये बचा 1/10। 1/10 का मतलब हो गया, मतलब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के 1/10। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स 1/10 है और मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो मैं 22.4 लीटर का मोल्स ऑफ गैस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा और ये बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जो आने वाला है ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 22.4 लीटर के बराबर आएगा। अब मोल्स कितने गिवन है 1/10, मैंने ये वैल्यू रख दी यहां पर ना, और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। आपने इसको डिवाइड करा तो आंसर आया 2.24 लीटर, यही हमारा आंसर है। यानी गिवन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका
वॉल्यूम एसटीपी पर कितना आ रहा है? 22.4 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का यार, ठीक है। 100 ml हमें दे रखा है O2, अमोनिया और CO2, और कंडीशन दे रखी है एसटीपी। तो एसटीपी कंडीशन इसका मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। और हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? O2, NH3 और CO2 का 100 ml, यानी तीनों का वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको एक बात पता होगी कि मैंने अभी तक आपको ये बात बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करके बताई है कि एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। अब सुनना, क्वेश्चन में यहां पर मोल्स के बारे में बात नहीं कही गई है, बात करी गई मॉलिक्यूल्स के बारे में। पर आपको पता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मोल सेम होंगे तो सेम ही हो जाएगा ना भाई। अगर आपके पास मान लो एक बार 1 डजन आपके पास ऑक्सीजन है तो 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास 1 डजन अमोनिया है तो आपके पास 12 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। अगर 1 डजन CO2 मॉलिक्यूल्स है तो आपके पास 12 अमोनिया 12 CO2 मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह से इन सबके मोल्स भी अगर सेम हो गए ना तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे। अगर ये चीजें आप कोरिलेट करना आ गया आपको, ट्रस्ट मी, मोल कॉन्सेप्ट से आपको मोल कॉन्सेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन आए आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। जिस दिन आपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि दरअसल में मोल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल लाइफ में डजन काम करता है, आपने ट्रस्ट मी मोल के ऊपर तुरंत कमांड कर लोगे। बस थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको और आने चाहिए, थोड़े बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये सब अगर और पता है तो आप ये सारी चीजें बड़े अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब सुना, वॉल्यूम ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ मोल्स ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरे बच्चे एसटीपी कंडीशन पे अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होंगे, चाहे गैस क्यों ना बदलती रहे। तो अगर ऑक्सीजन 100 ml है तो भी उसके उतने ही मोल्स होंगे जितने 100 ml अमोनिया में एसटीपी कंडीशन पर होंगे और जितने 100 ml CO2 पर होंगे। यानी तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो गैस के मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे और मोल्स अगर कांस्टेंट हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो तीनों केस में सेम रहेगा आंसर मेरे बच्चे। तो जिन बच्चों ने सेम बोला था बिल्कुल सही है, अगर आपने सॉल्व कर रहे थे साथ में तो चलें फिलहाल आगे बात करते हैं, अपनी कंडीशन को, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। अब की बार आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी कंडीशन पर, उसका मास दे रखा है। हमसे पूछा गया भाई गैस ढूंढो कौन सी है। अरे ये कैसा सवाल है यार, गैस का मास दिया है, गैस का हमें एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है, गैस कैसे ढूंढ सकते हैं हम? बिना गैस बताए कैसे गैस ढूंढे, कैसे करें? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कई बच्चों का दिमाग चल रहा होगा। दरअसल में गैस के हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, तो हमें कोई ऐसी चीज सोचनी है जिससे इनके फॉर्मूलों की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या पता है, मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी will be volume of gas at STP in liters divided by 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, ठीक है। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आपका दिमाग अब तक चलने लगा होगा, और दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि गैस के मास और गैस के एसटीपी कंडीशन के वॉल्यूम से उसका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा। दरअसल में ऐसा कहीं नहीं पता चल सकता, लेकिन हमें गैस का मोलर मास जरूर पता चल सकता है इन सारी इंफॉर्मेशन से, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस के फॉर्मूले को जब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। और अगर मोलर मास निकल आया तो भाई चारों फॉर्मूले तो हमारे सामने ना, ट्रायल और एरर करके या हिट एंड ट्रायल करके हम ढूंढ लेंगे इन चारों में से कौन सी गैस है ये। तो हम लोग बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल में ना ये सारे मॉडिफिकेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में पढ़ाई का मेन आइडिया ही मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपने जो कोर कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका कहां कहां चेंज आप करके नए नए सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो,
ताकि दिमाग चले। और देखो लाइफ में ये सबसे ज्यादा सीखना है कि दिमाग कैसे चलाया जाता है। अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से नई तरह की चीजें आप कैसे इवॉल्व कर सकते हो, कई नई तरह की चीजें कैसे बना सकते हो, सोच सकते हो, कैसे एक प्रॉब्लम को नई तरह से अप्रोच कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। और देखो ये एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यही सिखाती है मेरे बच्चे, मियरली ये नहीं सिखाती कि आप केमिस्ट्री पढ़ लो, आपको मोल्स आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए और फिर लोगों को, बच्चों को लगता है कि इसका ओवरऑल लाइफ में इस्तेमाल कहां करेंगे। मेरे बच्चे ये सारी चीजें, ये जो सारी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, जो सारी नॉलेज आपको दी जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपके ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज को ओपन करती है ताकि दिमाग ज्यादा चलने लगे आपका। और देखो लाइफ में देखो यही काम करना है, दिमाग को चलाना है। अब देखो ये तो कर लोगे बड़े आराम से। मास आपको पता है गैस का कितना दे रखा है, 7.5। तो एक काम करते हैं, मास की जगह रख देते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस हमें निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ठीक है। और 556 से 224 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.5 इंटू 4 विल बी मोलर मास ऑफ गैस। 4 को मल्टीप्लाई करा, 4 5 20, कैरी हुआ 2, 28 कैरी हुआ 2 तो 30 हो गया। तो मोलर मास ऑफ गैस 30 है। अब इनमें से जिस गैस का मोलर मास 30 आएगा वो हमारा आंसर। तो नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 30। मोलर मास ऑफ NO अगर निकाले तो नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16, ये आ रहा है 30। तो पहला ही ऑप्शन आ गया भाई। ये वही गैस हो सकती है ना जिसका मोलर मास एक्चुअल में कितना हो, 30 हो। बाकी को चेक कर लो, N2 दो है, 2 नाइट्रोजन है तो इसका मास 28 ऐसे हो गया, 16 और ऐड कर दो 44 पहुंच गया आपका, ठीक है। ऐसे CO का एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, 12 ये 16 या 28 हुआ। तो एग्जैक्टली हमारा मोलर मास तो 30 आ रहा है, ये तो 28 ही है, 2 कम रह गया। CO2 का 44 आ जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आ रहा है, NO आ रहा है। अब देखो ये प्रॉब्लम ना वही बच्चे सॉल्व कर सकते थे जिन्हें, जो सिर्फ यूनिडायमेंशनल नहीं सोच रहे। यूनिडायमेंशनल सोचने का मतलब क्या है बच्चे, अगर आप ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला देखकर, फॉर्मूले में अगर वैल्यू हम दे दे तो पुट करके बड़े आराम से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये सोच हो गई यूनिडायमेंशनल कि भाई यूनिडायरेक्शन में जा रहे हो आप। अगर आपको फॉर्मूले में देने वाली, फॉर्मूले में गिवन सारा डेटा पता है और कोई एक अननोन निकालना तो आपने निकाल लिया, ठीक है। आपको ना एकदम चारों तरफ से सोचना है कि उस फॉर्मूले का और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से। देखो मैंने पहले भी कई बार बोला, फिर ये बात बोल रहा हूं, दरअसल में किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना एक पिक्चर पजल सॉल्व करने जैसा होता है। आप ना जब एक लेक्चर को, एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते हुए आते हो तो आप ना उस टॉपिक के छोटे छोटे पिक्चर पजल्स आपको मिलते चले जाते हैं, पजल के पीसेस मिलते चले जाते हैं। और जब इन सारे पजल के पीसेस को आप आपस में जोड़ते हो तो पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। फिर ना आप अपने आप पता चल जाता है कि कौन से पीस को कहां रखना है। यही काम आपको करना होता है मेरे बच्चे। दरअसल में हर कॉन्सेप्ट में कोई पुराना कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप नया इन्वॉल्व कर, नई तरीके से इन्वॉल्व करके एक नया क्वेश्चन बना सको। इसके लिए जरूरी है कि आपका पुराने कॉन्सेप्ट भी कमांड अच्छा रहे और नए कॉन्सेप्ट को भी बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। और ताकि हम दिमाग को पूरा संपूर्ण तरह से चला पाए, ठीक है। भगवान ने अगर भाई दिमाग हमें पूरा दिया है तो पूरा इस्तेमाल करना है, आधा नहीं, ठीक है। ये वाली बात समझ के चलनी है आपको। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहां तक ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में आया होगा। बाकी मेरी जनता आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे। आई होप आपको एक ज्यादा बेटर इंसाइट मिला होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के एसटीपी कंडीशन पर मोल्स और के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और देखो बार बार बोल रहा हूं, मोल को आपको एक तरह से सोचना है नंबर ऑफ डजन के टर्म्स में ही। जैसे डजन रियल लाइफ में काम करता है वैसे ही मोल्स केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो मोल की ना एक एल्गोरिथम होती है सॉल्व करने की, वो एल्गोरिथम लेके मैं अगली क्लास में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका टाइम बच सके। पर फंडामेंटल अगर पकड़ने तो फिर से बता दूं जाने से पहले, आई बटन पर इस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा ताकि आप आराम से ये सारी चीजें अच्छे से फंडामेंटल अंडरस्टैंड कर लो। क्योंकि टाइम बचाने के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बताऊंगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो या तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या हम तक रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं, हमारे नंबर दे रखे हैं, ताकि आपको जो भी इशू है आप हमारे साथ कनेक्ट होकर रिजॉल्व कर सकें। बाकी फिर से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे बच्चे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चल सको और अपने कंपटीशन लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर सको। क्योंकि भाई धीरे धीरे और कंपटीशन लेवल और बढ़ता ही चला जा रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जम के पढ़ाई करते रहिए, जम के रिवीजन करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।